हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो प्रश्न है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर दोस्तों आज हम यह डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चनों को आज हम इसी सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इसके बाद में किसी अन्य ये कि अन्य किसी और क्लासेस को लेने की आपको आवश्यकता ना लगे। इस सेशन को कंप्लीट करने में जितने भी लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्न हैं दोस्तों, वो सभी हम इस सीरीज में इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी संभव क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से संबंधित जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हूबहू उसी प्रकार से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं और बता दूं, स्पेशली बता दूं दोस्तों मैं आप लोगों को, जितनी भी अभी क्लासेस चल रही है हमारी कंप्लीटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड होकर ये क्लासेस सभी चल रही है। चलिए, जो नए स्टूडेंट है वो एक बार जान ले दोस्तों, अभी आप बीए फर्स्ट ईयर में है। बीए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ईयर के लगभग सभी सब्जेक्टों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी सिर्फ हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी इंग्लिश सामान्य, ये अभी इनकी क्लासेस अभी होल्ड की गई है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट हाँ जल्दी इसको भी स्टार्ट कर लेंगे। बस उसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर तीनों ईयर में देखने को मिल जाएंगे। संभवतः आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है लगभग सब आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन से संबंधित तो कुछ प्रश्न है, मैं साइट में हो रहा हूं दोस्तों, इन वीडियो को होल्ड करके, पॉज करके, वीडियो को रोक करके और इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ ले, जिससे आपको समझ आएगा कि अंदर टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस प्रकार से ये 18 प्रश्नों पर हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। 18 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जल्दी से थोड़ा सेशन को शेयर कर दे ताकि क्लासेस कंटिन्यू करें। अपन सेशन को शेयर कर दें, अधिकतम लोग जुड़ेंगे, थोड़ा अधिकतम उत्साह जोश आएगा और मजेदार सेशन होगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा सेशन, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जल्दी से शेयर कर दो यार, जल्दी शेयर कर दो, बहुत कम लोग ऐड हैं, बहुत कम जुड़े हुए हैं। चलिए करें शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए आप पता ही है ना कि 18 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले सेशन में, और ये जो सीरीज चल रही है हमारी, मैं नए छात्रों को बता दूं, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको तो अच्छे से वो जानते हैं, बट जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार फॉलो कर रहे हैं उनको बता दूं मैं दोस्तों, ये जो सीरीज है हमारी, ये हमारी जो मेन क्लासेस है, फुल डिटेल क्लासेस, उनको उस क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले वाला पार्ट है ये, जिसमें 14 सेशन होंगे, 14 पार्ट होंगे, इसमें 14 लेक्चर होंगे। इसके माध्यम से हम लघुत्तरी प्रकृति के सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस कर लेंगे हर एक टॉपिक से के संबंध में, ठीक है ना। ये 14 लेक्चर होने के तुरंत बाद ही हमारी फुल डिटेल क्लासेस कंटिन्यू होगी, स्टार्ट होगी, जिसमें हम दीर्घ लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नों वाले कुल मिलाकर के टॉपिक को ही फिनिश करेंगे पूरा, एक व्यवहारिक तौर से, व्यवहारिक रूप से भी उसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी उसका समझेंगे, जिससे कि थ्योरेटिकल इसलिए कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए डाटा मिल जाए, और व्यवहारिक पक्ष इसलिए ताकि आप जो है उस टॉपिक से के संबंध में बहुत अच्छे से समझ जाएं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तिलक द्वारा शुरू किए गए 2 उत्सवों के नाम लिखिए। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के मतलब गर्म प्रकृति के नेता थे ये, और जो उदारवादी थे, नरम दल के नेता थे, उनकी नीतियों की, याद रखिएगा, उन नेताओं की नहीं बल्कि उनकी नीतियों की आलोचना करते थे ये, उन नीतियों के विरुद्ध थे ये, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों गरम दल के नेता थे। इन्होंने जो है 2 उत्सवों की शुरुआत की थी, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, जो कि आज भी बहुत ही धूमधाम से महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तिलक की राष्ट्रीय योजना से संबंधित 3 विचार बताइए। अब इनको दोस्तों साथ साथ में थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर भी समझते हुए चले, जिससे कि सिर्फ प्रश्न को रटना नहीं है ना, प्रश्न को रटना नहीं, ये प्रश्न फॉर्मेट में आपको इसलिए लाकर दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा हल्का, एक मोटा सा एक नॉलेज आपको टॉपिक पर हो जाए, जिससे कि कुछ टर्म है, कुछ टर्मिनोलॉजियां होती है, उनका ज्ञान या नॉलेज उनका आपको अभी से हो जाए, ताकि आगे जब क्लासेस होगी हमारी तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इवन कि अगर आप भी, आपके एग्जाम चल रहे हैं या होने वाले हैं, अभी एग्जाम अगर होने वाले हैं, तो ये सेशन जो है दोस्तों ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले। बस प्रश्न को समझिए और उसके उत्तर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़े, ठीक है ना।
तिलक की राष्ट्रीय योजना से संबंधित 3 विचार। राष्ट्रीय योजना से संबंधित, अब देखिए तिलक ने राष्ट्रीय योजना कब बनाई थी दोस्तों? जब ब्रिटिश शासन था भारत में, उस समय उनका क्या पक्ष था, उनके विचार क्या थे राष्ट्रीय योजना को लेकर के? तो वो ये चाहते थे कि जो भारत में शिक्षा दी जा रही है वो मातृभाषा में दी जाए। किसमें? मातृभाषा में दी जाए। अगले विचार की बात करें तो राष्ट्रभाषा और जो लिपि है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा की लिपि, इन दोनों को एकबद्ध किया जाए, जोड़ा जाए। क्लियर है? इसके अलावा तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, तकनीकी शिक्षा पर। तो ये 3 विचार प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्र की योजना को लेकर के, राष्ट्र की, देश की, भारत की प्लानिंग को लेकर। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए, जनता को आह्वान बुलाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन से 2 उदाहरण उल्लेखित किए थे? कुल मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरोध में, यह कहें कि ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश शासन था भारत में, उस समय जनता को जागृत करने के लिए, या कहें कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जनता का आह्वान किया, जनता को एकजुट होने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन से 2 एग्जाम्पल दिए थे दोस्तों? तो वहां पर इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, शिवाजी और बाजी वाले। क्लियर है? ये एक एक पॉइंट वाले हैं, ये कुछ टर्म है, इसको थोड़ा सा याद रखें ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बन जाए, वो छूटे ना। क्लियर है? अगला प्रश्न है उग्रवादी उदारवाद। देखिए यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आप लोग। उग्रवादी मतलब गरम दल वाले। उदारवाद के संवैधानिक और उदार तरीकों को किस नाम से पुकारते थे? अब यहां पर इस प्रश्न को समझना, इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा। जो गरम दल के नेता थे या जो गरम दल के थे, उनको हम यहां पर उग्रवादी कह रहे हैं। ठीक है? तो ये उग्रवादी जो है, उदारवादियों की नीतियों को, उदारवादी जो नेता थे या नरम दल के जो नेता थे, उनकी नीतियों को या उनके संवैधानिक तरीकों को किस नाम से पुकारते थे दोस्तों? तो गरम दल के नेता या उग्रवादी नरम दल के नेताओं की या उदारवादियों की नीतियों को जो है ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से पुकारते थे। राजनीतिक भिक्षावृत्ति अर्थात ये कि नरम दल के जो नेता थे, देखिए सिंपल सा डिफरेंस ये था कि जो गरम दल के अर्थात उग्रवादी नेता थे, वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों को यहां से मार मार के भगा दिया जाए, डायरेक्ट एक्शन लेकर के, और यहां से इनको निकाल दिया जाए। उग्रवादी इसमें विश्वास रखते थे। जबकि नरम दल के नेता ये चाहते थे कि धीरे धीरे क्रम अनुसार जो है भारत को स्वतंत्रता मिले, अर्थात ये कि पहले धीरे धीरे जो शासन है उसमें भारतीयों को जगह दिलाई जाए, भारतीयों को जो है सम्मिलित किया जाए शासन व्यवस्था में, फिर धीरे धीरे जो है अपनी मांगों को बढ़ाया जाए। और ये मांग जो करने का तरीका था उदारवादियों का, वो था याचिकाएं भेजना, प्रार्थनाएं करना, है ना, तो प्रतिनिधि मंडलों को भेजना। इस प्रकार से कुछ संवैधानिक तरीके, मतलब लीगल तरीके से ये लोग अपनी मांग करते थे नरम दल के नेता। तो इसी बात की आलोचना करते थे उग्रवादी गरम दल के नेता, इसी बात की आलोचना करते थे कि हम जो है अंग्रेजों से, ये जबकि अंग्रेज हमारे देश में अंग्रेज आकर बैठे हुए और हम उनसे ही भीख मांग रहे शासन की, ऐसा क्यों? तो इस बात का ये विरोध करते थे उग्रवादी। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर अगला प्रश्न है क्या तिलक समाज सुधारों के विरुद्ध थे? अब देखिए ये प्रश्न क्यों उठाया गया है, क्यों उठाया गया ये प्रश्न? उस समय में एक धारणा ये चल रही थी दोस्तों कि जो उदारवादी नेता थे, जिनके साथ में गांधी जी भी सम्मिलित थे, है ना, तो उदारवादी किसी भी प्रकार से हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। तो वो समाज में जो सुधार लाना चाहते थे, कौन? उदारवादी। जो उदारवादी समाज में सुधार लाना चाहते थे, उनका नियम ये था कि धीरे धीरे अंग्रेजों से जो है याचिकाएं दें, हम उनसे प्रार्थना करें, और इसी प्रकार से नियम कानून बनवा करके हम समाज में लागू करवाएं, जिससे समाज का सुधार हो। ठीक। उग्रवादी इसी बात का विरोध करते थे। उग्रवादी ये नहीं चाहते थे कि समाज का सुधार ना हो, वो तो चाहते थे कि समाज को सुधार हो, लेकिन वो जो है समाज सुधार के विरोध में नहीं थे, बल्कि वो उन नेताओं की जो तरीका था सुधार करने का, अंग्रेजों से भीख मांगकर समाज में सुधार करने का जो तरीका था, उस तरीके के विरोधी थे ये। ठीक है ना? तो उस तरीके के विरोधी थे। आंसर में देखिए, तिलक समाज सुधारों के नहीं बल्कि समाज सुधारों के प्रयत्न
प्रयास में ब्रिटिश हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन के मूल्यों को भारतीय जीवन में स्थापित किए जाने के विरोधी थे। तो ये विरोध इस बात का करते थे कि आप समाज का सुधार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मात्र जैसे समाज सुधार करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? शिक्षा देना। तो भाई वो शिक्षा जो है आप अंग्रेजी में दे रहे हो, अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात करते हो, मातृभाषा में दीजिए ना। तिलक ये चाहते थे कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, हम पश्चिमी लैंग्वेज को क्यों अपनाएं, पश्चिमी भाषा को क्यों अपनाएं। इनका मानना यह था कि पश्चिमीकरण को अर्थात ब्रिटिश जो परंपराएं हैं उनको भारत से दूर रखिए, हम हमारी ही परंपरा में सुधार करके और हम खुद अपने आप का डेवलपमेंट करेंगे। ये तिलक का मानना था, इसीलिए उदारवादियों के विचारों का ये विरोध करते थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, तिलक ने स्वराज्य को किस प्रकार परिभाषित किया? स्वराज को विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को, विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को। प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तिलक ने स्वराज को क्या मतलब, कुल मिलाकर के ये स्वराज्य मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो हमारा राज्य हो वो इतना स्वतंत्र हो, है ना, संप्रभु राज्य हो, वही तो यहाँ पर स्वराज्य होगा। तो इस स्वराज्य को तिलक ने किस प्रकार से परिभाषित किया था वो बताना यहाँ पर। तो विदेशी आधिपत्य से, अर्थात ब्रिटेन का जो आधिपत्य था, ब्रिटेन का जो शासन था या ब्रिटेन का जो कब्जा था भारत पर, उस कब्जे से मुक्ति को ही तिलक ने स्वराज्य का पहला सोपान माना था। पहला सोपान अर्थात की पहली स्टेप मानी। तिलक ने कहा कि पहला चरण हमारा स्वराज्य की ओर, पहला जो कदम होगा हमारा वो होगा अंग्रेजों को यहां से भगाने का। उनके स्वराज्य का मर्म राज्य की शक्ति पर लोक शक्ति के नियंत्रण में निहित है। कुल मिलाकर के उनका कहने का अर्थ यह था कि पहले जो विदेशियों ने भारत पर अधिकार कर रखा है, पहले हम उसको हटाएंगे, पहले हम स्वतंत्र होंगे। जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो हमारा पहला कदम होगा स्वराज्य की ओर। उसके बाद में उस देश पर, जैसा कि पहले प्राचीन से लेकर मध्यकालीन समय तक जिस प्रकार से भारत पर विभिन्न राजाओं का अधिकार था जो कि निरंकुश भी हुआ करते थे, लेकिन यहां तिलक का कहना था कि जब ये हम अंग्रेजी सत्ता से आजाद हो जाए, उसके बाद में भारत पर किसका अधिकार हो? तो वो जनता का अधिकार होना चाहिए, जो ये कहा गया है लोक शक्ति अर्थात जनशक्ति अर्थात जनता का अधिकार, मतलब जनता का शासन चलना चाहिए। तो तिलक के स्वराज्य का अर्थ उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने से था। अब उत्तरदायी सरकार क्या होती है? उत्तरदायी सरकार वो होती है जो जनता से बने या जो जिसका चुनाव जनता स्वयं करे। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न पर मूव करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, तिलक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख योगदान क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक के योगदान को बताना है आपको। तो तिलक का भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने और देश की मुक्ति में बड़ा भारी योगदान है। वे स्वराज्य के प्रणेता हैं, आंदोलनों की राजनीति के जनक और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलक की समाज सुधार योजना के किन्हीं दो पक्षों को इंगित कीजिए। तिलक समाज में जो सुधार लाना चाहते थे किस प्रकार से लाना चाहते थे? कोई दो तरीके बताना है उनके। राजनीतिक स्वाधीनता अन्य सुधारों की पूर्व शर्त थी। राजनीतिक स्वाधीनता पहली जो शर्त थी दोस्तों, समाज सुधार योजना के लिए जो इनकी पहली शर्त थी वो थी कि राजनीतिक स्वाधीनता मिले। क्लियर है कि पहले जो अन्य सुधार हम कर रहे हैं समाज में, उन सुधारों को तो हम बाद में करेंगे, पहले वो सुधार करने के लायक हम बन जाएं। और वो लायक बनने के लिए ही उनका मानना था कि सबसे पहले हमें हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, राजनीतिक स्वाधीनता चाहिए, जिससे हम खुद शासन करके और हम हमारी समाज का विकास करें, डेवलपमेंट करें। जितनी भी रूढ़ियां हैं, जितनी परंपराएं जो कि रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको हटाते हुए समाज का विकास कैसे करना, कैसे नहीं करना है, ये हमसे बेहतर ये अंग्रेज नहीं जानते हैं। इसलिए पहले अंग्रेजी शासन को हटाइए, ठीक है ना, राजनीतिक रूप से पहले अपने आप को स्वतंत्र कीजिए, उसके बाद हम समाज में सुधार करें। दूसरा था इनका मानना कि जन सहमति पर आधारित सामाजिक सुधारों का दर्शन, मतलब ये कि समाज का जबरदस्ती कोई सुधार नहीं करेंगे। जैसे मान ले कि कोई एक ऐसा समुदाय है जहां पर कोई परंपरा उनकी
परंपरागत रूप से परंपरा चली आ रही है, कोई सी एक परंपरा चली आ रही है। अब समाज को सरकार को लगता है कि ये परंपरा सही नहीं है, इसको बंद करना चाहिए, तो अचानक से कोई कानून लागू करके उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उन्हीं समाज के या उन्हीं समुदाय के लोगों के साथ भेंट करके, उनसे डिस्कस करके, उनसे बातचीत करके और कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उनको उनकी सहमति आवश्यक है। किसी परंपरा पर अंकुश लगाने से पहले उनकी सहमति होगी तो ज्यादा उचित होगा। तो ये दो शर्त थी इनकी समाज सुधार को लेकर के। क्लियर। अगला प्रश्न है, तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के 4 साधन बताइए। तिलक जो है स्वतंत्रता, स्वाधीनता किस प्रकार से, किन साधनों से प्राप्त करना चाहते थे, किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते थे? तो पहला स्वदेशी, स्वदेशी अपनाइए, है ना, मेड इन इंडिया, ठीक है। दूसरा बहिष्कार, जो भी पश्चिमी जो संस्कृति है या जो प्रोडक्ट, जो सामान है या कुछ भी हो, पश्चिमी हमें अपनाना ही नहीं है, पश्चिम का पूरी तरह से हमें बहिष्कार करना है, जनता को बहिष्कार करना है। तीसरा था पंचायती अदालतें, जमीनी स्तर पर, अर्थात ये कि जो स्थानीय सरकार है या कहें कि स्थानीय लोगों को वहां पर अधिकार देना चाहिए, या उनको जो उनकी स्वतंत्रता अधिक बढ़ाने के लिए वहां पर पंचायती अदालतों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, निष्क्रिय प्रतिरोध पर तिलक के विचार लिखे। निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक मना कर देना, उसका विरोध नहीं करना। एक विरोध अलग होता है, प्रतिरोध अलग हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध एक अलग भावना है, एक अलग धारणा है, जिसके अंतर्गत हाथ जोड़कर मना कर देना, मतलब उसका बहिष्कार कर देना, ठीक है ना। तो तिलक के निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, पंचायतें, शराब और विदेशी माल की दुकानों पर अहिंसक जन आंदोलन। क्लियर है। अगला प्रश्न है साधन और साक्ष्यों। दोस्तों यहां मिसप्रिंट हो चुकी है, ये साक्ष्य नहीं है बल्कि साध्य है। साधनों और साध्यों के संबंध में तिलक व गोखले के मध्य क्या अंतर था? साक्ष्य दोस्तों इसको ठीक कर लीजिएगा ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो चुका है। साक्ष्य नहीं है, ये साक्ष्य नहीं है, बल्कि ये है दोस्तों साध्य। साध्य, इस साध्य क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यार पेन को क्या हो गया? ये वाला साध्य, ठीक है, साक्ष्य नहीं है ये। देखिए साधन और साक्ष्य क्या होते हैं ये एक बार समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको इजी हो जाएगा, पूरा एक टर्म आप समझ जाएंगे। आपको कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हैं और आपका गोल है कि आप बीए कंप्लीट करने के बाद में आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, ये आपका एक गोल है, ठीक है ना। आपने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे यूपीएससी क्रॉस करके, यूपीएससी जो है एग्जाम देकर तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये आईएएस ऑफिसर बनना ये है दोस्तों आपका साध्य, जिसे हम लक्ष्य कहते हैं, ठीक है ना। अब आईएएस ऑफिसर आप किस प्रकार से बनोगे? दिन रात पढ़ाई करके, एक हार्डवर्क करके, कंटिन्यू आप स्टडी करोगे, ठीक है, या फिर कुछ चीटिंग करोगे या रिश्वत दोगे, कोई और तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, मैं बोलूं कई तरीके हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आप आईएएस ऑफिसर बनोगे वो आपके साधन हो जाएंगे, समझिए बात को, ठीक है ना। तो जो लक्ष्य था आपका वो साध्य है, और जिसके माध्यम से आप उस साध्य तक पहुंचना चाहते हो वो आपका साधन कहलाएगा। तो यहां पर राजनीति में साध्य और साधन का अर्थ यह हो जाता है कि इनका साध्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना क्या था इनका? साध्य था। और साधन क्या? जैसे गांधी जी का साधन क्या था? अहिंसा, ठीक है ना, अहिंसा गांधी जी का साधन था स्वतंत्रता प्राप्त करने का, जिसे वो पवित्र साधन मानते थे, ठीक है ना। तो अब यहां गांधी जी बोलते भी थे कि साध्य जितना उत्तम होना चाहिए, जितना पवित्र होना चाहिए, उतने ही पवित्र आपके साधन भी होना जरूरी है, कि किन साधनों से आप अपने साध्य तक पहुंच रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पर कहने का एक प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, कि साधन और साध्यों के संबंध में तिलक और गोखले। अब यहां पर देखिए, तिलक गरम दल के नेता और गोखले
नरम दल के नेता है। तो इनके बीच में क्या अंतर था, साधन और साध्यों में क्या अंतर था? तो गोखले के विचार जानिए पहले। गोखले के विचार थे राजनीतिक सुधारों के लिए संवैधानिक और शांतिमय साधनों पर बल देते थे। देखिए अब यहाँ पर है ना भाई, जितने भी सुधार करना चाहते थे, अब चूंकि गोखले नरम दल के नेता थे, गांधी जी के समर्थक थे, तो वो जितने भी सुधार करना चाहते थे समाज में, वो एक ये संवैधानिक तरीकों से करना चाहते थे, एक भाई लो करना चाहते थे, इस कानून के दायरे में रहकर करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि जो हमारे साधन है वो साधन उत्तम होना चाहिए, अहिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। जबकि जबकि तिलक स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता की संगठन शक्ति, अब देखिए ये सिर्फ मारा कोटे में विश्वास करते थे तिलक, है ना, बस मारो और भगाओ। अरे फोकट में क्या याचिकाएं देना, उनके सामने गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना, ये भीख मांगना, है ना। इनके शब्दों में, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, देखिए सभी विचारक जो है सब महान थे, कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन सब अपने अपने स्थान पर, सब अपनी अपनी सोच के अनुसार महान थे। नरम दल भी, उनका भी एक अलग नजरिया था, गरम दल इनका भी एक अलग नजरिया था। उनकी हम कुछ छोटी मोटी बातों पर ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से कभी पढ़ोगे ना तब आपको इनका दर्शन समझ आएगा कि एक्चुअल में किस दर्शन के समर्थक थे, क्या चाहते थे। ठीक है ना। तो तिलक का मानना यहां पर था कि जनता को इकट्ठा कीजिए, जनता को भड़काइए, उनके अंदर आग जलाइए जनता में, और उसी आग में ना अंग्रेजों को जला मारिए और देश को स्वतंत्र करवाइए, एक दिन में सारा काम हो जाएगा। ये सब याचिका देना, है ना, प्रार्थना करना, हाथ जोड़कर सरकार के सामने खड़े रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मानना था तिलक साहब का। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस था दोस्तों, छोटा सा डिफरेंस था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, तिलक ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। केसरी, मराठा, राष्ट्रमत और डेमोक्रेट। क्लियर है। अगला प्रश्न है, तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव मनाने के पीछे क्या उद्देश्य क्या था? शिवाजी उत्सव तिलक ने क्यों मनाया था या क्यों शुरू किया था? एक गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, दो उत्सव इन्होंने शुरू करवाए थे। शिवाजी उत्सव को शुरू करने के पीछे इनका उद्देश्य जनता में स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना वापस से जगाना, जो उस समय दब चुकी थी। ठीक है ना, जनता में स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना पुनर्जीवित करना, वापस से जगाना, जो कहीं ना कहीं उस समय में लुप्त हो चुकी थी। और लुप्त किस लिए हुई थी दोस्तों? कि छोटे वो कई सारे आंदोलन हुआ करते थे, आंदोलनों का जो है दमन करती थी ब्रिटिश सरकार, और बहुत ही भयानक तरीके से करती थी। इससे जनता हताहत हो जाती थी, बहुत ही निराश हो जाती थी, और अपना जो है पूरा कंप्लीटली मान लीजिए डिमोटिवेट हो जाते थे वो लोग। तो डिमोटिवेट होने के बाद में वो इतना, मतलब जितना पहले प्रबल हुआ करते थे स्वतंत्रता को लेकर के, अब वो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद छोड़ देते थे, कि बस मन में ये मानकर बैठ जाते थे कि यार अब पॉसिबल नहीं है कि ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाया जा सके, देश को स्वतंत्र कराया जा सके। जनता एकदम शांत पड़ जाती थी। तो ऐसे में तिलक ने फिर से जनता में एक जुनून भरने के लिए क्या किया? शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, इस प्रकार के उत्सव मनाना प्रारंभ किया, जिससे जनता में फिर से आत्मसम्मान की भावना आए, वो अपनी संस्कृति से रूबरू हो, मिले, और उनमें फिर से एक नई भावना का संचार हो, जिससे वो अंग्रेजों के खिलाफ फिर से एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो सके। अगला क्वेश्चन है, तिलक द्वारा लिखित 4 पुस्तकों के नाम। तिलक ने कौन कौन सी 4 पुस्तकें लिखी थी दोस्तों? तो पहली है दी ओरियन, दूसरी द आर्कटिक, होम ऑफ द वेदास, जो कि वेदों पर आधारित थी, और वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, नेक्स्ट लास्ट गीता रहेशी। 4 पुस्तकों के नाम रट लीजिए, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, इन 4 पुस्तकों के नाम 100% रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में तिलक के क्या विचार? अस्पृश्यता समझते हैं ना, अस्पृश्यता तो टचेबिलिटी है ना, छुआछूत जिसे बोलते थे हम। तो अस्पृश्यता की जो परंपरा चली आ रही थी, जो रूढ़िवादी परंपरा थी समाज की, उसके बारे में तिलक का क्या मानना था? तो तिलक जो है इस प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा था इस प्रथा को नैतिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। भाई नैतिक आधार पर किसी भी प्रकार से इनटचेबिलिटी को जो है हम ठीक बोल ही नहीं सकते। तो समाज से सबसे पहले तो ये जो प्रथा है इनटचेबिलिटी वाली, इसको अस्पृश्यता की इस जो परंपरा है, इस रूढ़िवादी परंपरा को हटना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और जब इस प्रकार की कुछ रूढ़िवादी परंपराएं समाप्त होगी समाज से, तभी कहीं जाकर के समाज आगे बढ़ पाएगा।
और इन्हीं विद्वानों के प्रयासों से ही दोस्तों हम हमारी समाज की बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ करके आज इस लेवल तक आ पाए हैं। अगर ये महापुरुष लोग अगर उस समय जन्म नहीं लेते ना, तो शायद आज भी हम पति के मरने पर पत्नी को चिता पर बिठाकर जिंदा जलाते रहते, है ना। जिस कुएं पर किसी नीची जाति के व्यक्ति ने अगर वहां से पानी भी पी लिया तो उस पूरे कुएं का बहिष्कार कर देंगे। मतलब बहुत ही भयानक दुर्दशा हुआ करती थी उस समय भारतीय समाज में। इन्हीं विद्वानों के प्रयासों से ही आज हम उस जो भयानक परिस्थिति थी उससे बाहर निकल के आज एक सभ्य समाज का चेहरा हम ले चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलक ने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या सुझाव दिया? तो सुझाव क्या, उसमें उन्होंने उम्र बताई है दोनों की, और इसमें कहा है कि इसमें लड़के के लिए कम से कम उम्र जो है दोस्तों 20 वर्ष होना चाहिए और लड़कियों की उम्र 16 वर्ष होना चाहिए। और इस बात से आप भली भांति परिचित है कि जिस समय इन्होंने ये विचार व्यक्त किया था, ये जो उम्र बताई है, उस समय भारतीय समाज की जो परंपराएं रही थी दोस्तों विवाह की, उस समय बाल विवाह 95% बाल विवाह ही होते थे। 5% बाई चांस कोई बच गया, कोई रह गया तो ठीक है, अन्यथा वहां पर उस समय बाल विवाह का प्रचलन बहुत ही भयानक रूप से हुआ था। आप सोच भी नहीं सकते उस उम्र में शादी हो जाती थी। लड़का 3 साल 4 साल का, लड़की को मां अपनी गोद में लेकर फेरे कर लेती थी, है ना। तो ऐसी परंपराएं थी हमारे समाज में, उसको कहा गया था बाल विवाह, है ना। आज हम जो है 12 13 13 14 साल की उम्र में भी कुछ विवाह होता है तो हम उसे बाल विवाह बोल देते हैं, लेकिन असली बाल विवाह का चेहरा आपको उसी समय में दिखाई देगा जिस समय में इन लोगों ने सुधार परंपराएं चलाई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने अर्थात तिलक ने दोस्तों पुरुष की उम्र, लड़के की उम्र जो है 20 वर्ष और लड़की की उम्र 16 वर्ष का सुझाव दिया था समाज में सुधार करने के लिए, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा गया है? तो भाई हम जो है यहाँ पर इनको पढ़ रहे हैं, किनको? तिलक को पढ़ रहे हैं, तो तिलक ही कौटिल्य होंगे आधुनिक भारत के, ठीक है ना। आधुनिक भारत का कौटिल्य तिलक को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के विचारों में कोई दो अंतर? वैसे तो दो अंतर हम पहले पढ़ चुके हैं। गोखले नरम दल के नेता थे, बता ही चुका हूं मैं आप लोगों को, जबकि तिलक गरम दल के नेता थे। दूसरा, गोखले वर्तमान में सुधार चाहते थे जबकि तिलक उसे पुनर्निर्माण के पक्ष में थे। कहने का अर्थ यह है कि गोखले चाहते थे, गोखले चूंकि नरम दल के नेता थे, और जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नरम दल के नेता एक क्रमिक रूप से समाज में सुधार चाहते थे, क्रमिक रूप से भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, एकदम अचानक स्वतंत्रता के पक्ष में नरम दल के नेता नहीं थे। मतलब ये, अगर अंग्रेज खड़े पे बोल देना कि हम तो आज सब छोड़ के जा रहे हैं देश को, आप ले लीजिए, तो उसके पक्ष में नहीं थे नरम दल के नेता। वो चाहते थे कि धीरे धीरे आप शासन हमारे हैंड ओवर की, धीरे धीरे पहले हम उसका हिस्सा बने, फिर पहले प्रांतों में हम उसका हिस्सा बने, फिर धीरे धीरे हमको अधिकार देना प्रारंभ कीजिए, फिर हम प्रांतों पर सरकार बनाए, उसके बाद में धीरे धीरे सेंट्रल लेवल पर आए। ये उनकी मंशा थी। और गरम दल के नेता क्या चाहते थे? कंप्लीटली एक दिन में स्वतंत्रता, है ना। सारा देश भड़क जाइए, टूट पड़िए इन पे, एक एक लाठी मारोगे तो अंग्रेज जो है वापस पश्चिम पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये मानते थे गरम दल के नेता। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप किसके पक्ष में, गरम दल या नरम दल? मैक्सिमम तो गरम दल ही बताएंगे, लेकिन दोस्तों पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, अपने विचार किसी भी बात पर बनाने से पहले उसका पूरा ज्ञान अपने पास में होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के, बिना उस टॉपिक या उस बात के, बिना ज्ञान के कोई भी निष्कर्ष लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अपने विचार बनाने से पहले किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मैटर पर, चाहे वो आपका स्टडी लाइफ हो, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, कोई सी भी लाइफ हो सकती है, अपने विचार बनाने से पहले सामने वाले व्यक्ति का पहले सुन लीजिए कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जब आपको उसकी पूरी जानकारी होगी उसके बाद ही अपनी राय रखिए, अपने विचार बनाइए, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने जैसा बताया कि गरम दल भी अपनी जगह सही थे, नरम दल के नेता भी अपनी जगह सही थे। दोनों किसी भी प्रकार से कहीं पर इनमें कोई जो है, देखिए दोनों का लक्ष्य एक ही था, देश को स्वतंत्रता दिलवाना। नरम दल के नेता एक व्यवस्थित रूप से स्वतंत्रता चाहते थे, गरम दल के नेता थोड़े गर्म स्वभाव के थे, भाई नया खून था, गर्म स्वभाव के थे, है ना, और वो अचानक ही स्वतंत्रता चाहते थे।
तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन में हम स्वामी विवेकानंद जी पर डिस्कस करेंगे। उनके टॉपिक के सभी लगभग उनके से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और मुझे बताते रहिएगा यार, इससे एग्जाम वगैरह आपके किस किस के एग्जाम कब कब होने वाले हैं इस ना बीए फर्स्ट ईयर में, राजनीतिक विचारकों वाले सेशन के, इस वाले सब्जेक्ट के बता रहा हूं मैं, इसके मुझे बताते रहिएगा। तो उस हिसाब से ही आपकी सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। अगर आपके पास समय है सफिशिएंट एग्जाम का तो आपको सीरीज कंटिन्यू मिलती रहेगी, नहीं होगी तो फिर हम आपको इसके लिए जो है इसका मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम के लगभग 1 हफ्ते पहले। तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहिएगा कि क्या करना है, अर्थात ही कब तक कंटिन्यू करना है सीरीज को। वैसे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक कंटिन्यू रहेगी, और जैसे एग्जाम होगा तो मुश्किल से 8 या 10 दिन का गैप रहेगा बीच में, फिर से ये सीरीज कंटिन्यू होगी ताकि नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।